हाँ चलिए, एक सवाल लगाइए मेरे लाल। चलिए, एक वृत्त है और एक आसपास रेखा है पी और क्यू। ठीक, एक जीवा है ए बी, और ये दोनों मिलाने पे ये जो यम बन रहा है कोण यम 130 है। ठीक, तो ये पूरा बता दीजिए। चलिए बता दीजिए कितना है कोण ए बी क्यू कितना होगा। अरे कुछ नहीं करना है, इसको मिला दीजिए। अब ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, बन रहा है। अगर ये 130 है तो ये 50 होगा। क्यों? क्योंकि 180 बनाने के लिए चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का योग, कोणों का योग 180। अगर ये 50 मिल गया हमें तो ये त्रिभुज देख लीजिए। ठीक, और ये स्पर्श रेखा देख लीजिए तो ये भी 50 होगा, पूरा 50। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है, देख लीजिए। एक त्रिभुज है, वृत्त है, स्पर्श रेखा, एक कोई भी वृत्त के अंदर त्रिभुज बना है ए बी सी, कहीं से भी स्पर्श रेखा खींचिए, यहाँ से खींच दीजिए स्पर्श रेखा, तो जो ये कोण है ना इसके बराबर होगा, जो ये कोण है ना इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे खींचा जा रहा है इसलिए जो ये कोण है ना इसके बराबर होगा। चलिए, एक सवाल लगा दीजिए और वो सवाल है x बराबर 1 मिनट। हाँ चलिए, x बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो आपको ज्ञात करना है x की घात 2/3 जेड और प्लस वाई घात 3/3 x जेड और प्लस जेड स्क्वायर बटे 3x, यही ज्ञात कर दीजिए। हाँ ज्ञात करिए, ध्यान देना। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ घात 3 है और यहाँ स्क्वायर है, और ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। और यहाँ पे y अगर बना दीजिए तो ये गुणा y होगा। अब 3xyz सब में बना दीजिए तो यहाँ पे z है, क्या किस चीज़ से गुणा करना पड़ेगा? x और y से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे x से गुणा होगा तो ये घात 3 हो जाएगा और यहाँ y। ठीक, ये तो मामला क्लियर है। यहाँ पे किस से गुणा करना पड़ेगा? x है, z और y से गुणा करना, z से गुणा, यहाँ भी z y से गुणा तो ये घात 3 हो जाएगा और ये y होगा। अब देख लीजिए, x घात 3, y घात 3 और z की घात 3, और नीचे क्या है 3xy 3xyz 3xyz 3xyz। ठीक ठीक, यहाँ से अब एक काम करिए कि यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो ऊपर बचेगा क्या? कल्पना कर लीजिए, ऊपर यही बचेगा x घात 3 y घात 3 और ये z घात 3। यहाँ पे x y z 3 x y z 3 x y z 3। ठीक, और यहाँ से निकला क्या है? y निकला है। अब इसको मैं यहाँ से हटा के ये ख़त्म यही होगा। ठीक, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? इसके स्थान पे यही लिखा जा सकता है 3xyz, नीचे 3xyz, यहाँ पे y कॉमन निकला है, देख लीजिए y उत्तर आएगा। चलिए, अगला सवाल आसान सवाल था, लगाइए। एक सवाल और लगाइए। x बराबर √2 प्लस √3 और बटे पूरे पर अंडर रूट है 2 माइनस √3। तो आपको ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 9 ज्ञात करना है। यही कितना आएगा? एक काम करिए, यही x जो दिया है ना उठा के रख दीजिए, यहीं पे हल कर लीजिए, एक ही सवाल हो पाएगा। चलिए, तो क्या कुछ यहाँ पे हल कर लिए। पहले यहाँ पे हल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस √3, ये अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 प्लस अंडर रूट से, तो नीचे 1 बचेगा। देख लीजिए a² माइनस b², ये यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 में से 1 गया 1 आएगा।
तो ऊपर बचेगा, ऊपर यही बनेगा, यही बनेगा। एक तो एक्स का मान ये मिला, फिर एक एक्स स्क्वायर देख लीजिए। जब यहाँ से एक्स स्क्वायर मैं निकालूंगा तो ये 2 दूनिया 4, 4 3 7, और फिर 2ab 2 दूनिया 4, और ये -9 जोड़ा है, यहाँ भी -9 जोड़ दीजिए। जब आप -9 जोड़ेंगे ना तो क्या पाएंगे, यही पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -9 बराबर ये 7 2 9, ये इसे रफा दफा, ठीक। ये जोड़ लीजिए, 4 1 5 रूट 3, ये उत्तर आएगा। अगला सवाल, 1 मिनट। अगला सवाल, अगला सवाल आप ये लगा दीजिए, 3/2 3/2 cos 29 बटे sin 51 माइनस अंडर रूट sin स्क्वायर 29 sin स्क्वायर 51। लगाइए क्या मान आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा, ये 29 है ना, ये 29 है ना, ये 51 है, जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ये 29 है, 51 है, जोड़ेंगे तो 90 आएगा। यहाँ साइन हो या कास हो, इसका मान 1 ही आएगा। और ये 90 आ रहा है, इसका मान 1 आएगा। 1 गुणे 3/2 -1, तो ये 1/2 उत्तर। हल कर लीजिए, क्या आएगा। एक सवाल और, बहुत आसान। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 625/576। तो आपको ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ज्ञात कर दीजिए। ज्ञात करिए। अरे बहुत आसान है, यहाँ पे स्क्वायर हटाइए, ठीक। ये अंडर रूट चढ़ेगा तो इसका मतलब ये 25/24 होगा, ये 24 होता है, ठीक। 25/24 होगा। तो इसका साफ साफ से मतलब ये हुआ, क्या आया 25/24, क्या आया है 25/24, ये कोसेक थीटा 25/24 आया। तो इसका अगर मैं त्रिभुज बनाऊं तो ये जो कोसेक होता है, ये जो अंश होता है ना, ये कोसेक का कर्ण है, ये 25, और जो हर होता है ना, ये लंब है 25, ठीक। तो आधार कितना होगा, 7 होगा। याद करना पड़ेगा, 7 होगा। तो याद क्या करना है, यही याद करना है, देख लीजिए, यही याद करना है। याद करिए। यहाँ से आप हटाइए, इस कास को हटाइए, तो ये कॉस बटे कॉस, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसका साफ साफ से मतलब ये हुआ कि tan थीटा +1 और tan थीटा -1। इसका मतलब हुआ कि ये त्रिभुज जो बना था ना, ये 25 और 24 और 7 यही रख दीजिए। tan का सीधा सीधा मतलब हुआ कि 24/7 लंब बटे आधार। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24/7, 24/7। अरे हल वाल मत करिए, एक बार प्लस है ना, यहाँ माइनस है, तो एक बार आप 24 में 7 जोड़ दीजिए, फिर 24 में 7 घटा दीजिए। 24 में 7 अगर जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, 7 4 11 31, और 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 उत्तर। अगला सवाल, हाँ लगाइए कि 100 छात्र का औसत भार जो है 32 kg है, ठीक। और 49 छात्रों का जो औसत भार है, 49 छात्रों का औसत भार 30 kg है, और 50 छात्रों का औसत भार, अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 kg है। तो आपको जो 50वां छात्र जो बच गया है ना, TH 50 TH, ये इसको याद करना है।
देख लीजिए, लगाइए लगाइए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन 25 है एक, ठीक, 30 है, 32 है, 33 है। लगाइए। एक काम करिए, ये औसत भार है ना, और ये छात्र हैं, गुणा कर लीजिए कितना आएगा। ये 49 है ना, 49 छात्रों का ये दिया है 30, गुणा कर लीजिए कितना आएगा। ये 50 छात्रों का गुणा कर लीजिए कितना आएगा। इन दोनों को जोड़ के इसमें से ये घटा दीजिए, उत्तर आएगा। सीजीएल है, कुछ नहीं। इकाई का अंक देख लीजिए कितना है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो बस इकाई का अंक पकड़ लीजिए। यहाँ 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ भी 0 है, गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। यहाँ भी गुणा है, ये 0 है, गुणा करेंगे इकाई का अंक 0 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ के जब 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, उत्तर ख़त्म। चलिए, और डिफरेंट ना हो तो, भिन्न ना हो तो अलग तरीका है, बहुत आसान है, इससे भी आसान है। चलिए, एक व्यक्ति है रमन, ठीक। रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। यदि वह अपनी आय में 25% की वृद्धि करता है और व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, बताइए। सुन लिए ना, बताइए, लगाइए। ये उसका आय है, ठीक, ये रमन है, ये आय, और ये व्यय, और ये बचत। बहुत आसान है। कितना %? 80% व्यय करता है, ठीक। मान लीजिए उसका आय 100 है, तो ये बचाएगा कितना, 20 बचाएगा। अब कह रहा है कि 25% की वृद्धि करता है। 100 में 25 वृद्धि होगा, 25, और 80 में 10% की वृद्धि करता है यहाँ पे, और यहाँ पे 25% की वृद्धि करता है। जो 10% की वृद्धि करेगा 80 में, तो ये 8 का वृद्धि होगा। अब इस 25 को मैं लिख सकता हूँ, इस 25 को क्या लिखा जा सकता है। तो यही पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि बताइए, ये 20 है ना, आप पहले 80 खर्च कर रहा था, व्यय कर रहा तो 20 बचा रहा था। तो जब 25% की वृद्धि किया और व्यय में 8% की वृद्धि किया, तो बताइए कि इसका परसेंटेज कितना होगा, कितना % की इसमें वृद्धि करेगा। तो इस 25 को क्या लिखा जा सकता है, 8 प्लस, ये 25 को क्या लिखा जाएगा, 8 प्लस 17। ये 8 से रफा दफा, फिर ये 17 आया कहाँ से, क्योंकि ये 17 आया कहाँ से, क्योंकि वृद्धि किया है 17। अब 20 पे वृद्धि किया है 17, तो 200 पे 170 वृद्धि करेगा। 100 पे कितना करेगा, बटे 2, 17 दूनी 34, 34 की वृद्धि करेगा। 100 पे वो परसेंटेज निकलता है ना, वही है। चलिए, आसान था ये आसान था। चलिए, चलिए एक सवाल और लगा दिए, बहुत आसान सवाल है। एक सवाल और लगा दीजिए। a + b बराबर 4, ab बराबर 3, तो आपको ज्ञात करना है a घात 3 और b घात 3। हिम्मत हो तो लगाइए, लगाइए, लगाइए। इसका फार्मूला है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a + b रख दीजिए। ये रख दीजिए। ए बी 4 है, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस ए बी कितना है, यहाँ से ए बी देख लीजिए कितना है, 3 है। ए बी 3 है, 3 तिरिक्का 9 और गुणे ए + बी कितना है, 4 है। 9 चौक 36, 64 में से 36 गया, कितना आया, कितना होगा, 1 मिनट, हाँ बताइए। अरे 60 में से 3 घटा लीजिए, 34 आया, और 34 में से 4 घटा लिए, 4 यहाँ, 4 + 2, ठीक, 28 आया। चलिए, अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, एक सवाल और लगाइए। ये लगाइए, ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121, ठीक, ठीक। और ये जो पी क्यू है ना, है ये पी क्यू, इसका मतलब दिया है ये 12 दिया है।
और जो ये ए बी है ना, ए बी का मान बता दीजिए, यही मान बता दीजिए। और ये क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल है, ये साइड है, ये एरिया है, ठीक। इसका मतलब ये 8 होगा और ये 11 होगा। तो 8 का मान 12 दिया है, तो इसमें 3/2 से गुणा किया जाए, 8 3 24, 24 का आधा 12, तो 11 में 3/2 का गुणा किया जाए तो ए भी मिलेगा 33/2 उत्तर। ठीक, ये हुआ। चलिए थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो एक सवाल लगाइए, बहुत आसान सा। रेखा 2x + 5y = -6। तो यक्ष अक्ष को, ये रेखा यक्ष अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? किस बिंदु पर काटेगी बताइए बताइए, बस इतना काफ़ी है। यक्ष अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी ये रेखा? वो रेखा कौन सा है जो यक्ष अक्ष को बिंदु पर काटेगी? वो रेखा है 2x + 5y और बराबर -6। -6 से अगर इधर भाग कर दीजिए, इसलिए क्योंकि इधर 1 बनाना है, तो यहाँ पर -6 और यहाँ पर -6। यक्ष अक्ष पे काट रही है, इसीलिए y = 0 होगा, इसीलिए y = 0 होगा। तो हमें यक्ष ज्ञात करना है सिर्फ। ये 2 3 6 -3, ये -3, यही इसी बिंदु पर काटेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, क्योंकि ये इसी नियम पे आधारित है। ये चतुर्थांश है, ठीक। ये एक रेखा काट रही है, जो मूल बिंदु 0 0 से काटेगी वो ए होगा, और मूल बिंदु 0 0 से परपेंडिकुलर जो काटेगा वो बी होगा। तो यही तो ए और बी यही मिलता है हमें, क्योंकि वो यक्ष अक्ष पे काट रही है, इसीलिए ये जो बी मिल रहा है ना y, ये 0 मिल रहा है और वो -3 मिल रहा है। तो ये किस नियम पे आधारित है? इसी नियम पे आधारित है कि x/a + y/b = 1। इसीलिए हमने यहाँ 1 बनाया। देख लिया कि b 0 मिल रहा है और यक्ष कितना मिल रहा है? -3 मिल रहा है उस समीकरण से। चलिए हाँ, एक सवाल और लगा दीजिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। वो है, बहुत आसान सवाल है कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 2 और 1 है, और एक बिंदु वो बी सी को 2:3 के अनुपात में काट रही है, अनुपात में 3 के काट रही है, ठीक। बी सी को, रेखा बी सी को, बी के निर्देशांक कितना है? 1 और -3 है। सी का निर्देशांक 4 और y है। तो आपको y का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? इतना क्लियर है? ए का निर्देशांक 2 और 1 है, बी का, जो रेखा बी को 2 और 3 के अनुपात में काटती है, यदि बी का निर्देशांक 1 और -3 है, सी का निर्देशांक 4 और y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, बहुत आसान है। देखिए, एक रेखा है बी और सी। बी का जो निर्देशांक है दिया गया है, कितना है? 1 और -3। ऊपर देख लीजिए, ये ऊपर देख लीजिए, ये है बी का जो निर्देशांक है, कितना है? 2 और -3। सी का निर्देशांक 4 और y है, और 2 और 3 अनुपात में काट रही है। ये रेखा कौन सा? ये बिंदु, इतना 2 और 1 बिंदु। हाँ चलिए लगाइए। बी का निर्देशांक कितना और सी का निर्देशांक कितना है? 4 और y है, ठीक। और जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, कौन सा बिंदु? 2 और 1 वाला, ये ए बिंदु, इसको 2 और 3 के अनुपात में काट रही है। ये देखिए, 2 और 3 के अनुपात में काट रही है, ठीक ना। तो इसे आपको y बताना है। ये कैसे लगता है, कैसे लगेगा बताइए? बना दिया, ऐसे चित्र बनना है, ऐसे बनना है चित्र, आपको लगाना है बस, कुछ नहीं करना है। अरे कुछ नहीं करना, y याद करना है ना, तो हमें x से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, जहाँ जहाँ भी x हो ना,
वो कैंसिल कर दीजिए। यही तो होता है निर्देशांक बिंदु का TX ही है, कैंसिल कर दीजिए। अभी 2 को गुणा y में, ये 3 का गुणा इसमें y में, ठीक ना, -3 में, और बराबर इतना कर दीजिए। देखिए कैसे, यहाँ रहने देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। देखिए ये 2 है और 3 के अनुपात में काट रही है। 2 को गुणा y में 2y, और ये माइनस है ना प्लस, और 3 का गुणा 3 3 9 -9, और बटे अनुपात कितना है 2 और 3 है ना, 3 2 5 बराबर। अब कितना है, और बिंदु जो है काट रहा है अनुपात में कितना काट रहा है, y का मान कितना है 1 है, 1। तो आप यही हल कर दीजिए। आप यही हल करेंगे तो 2y -9 बराबर 5, तो y बराबर 9 5 14, और 14 का आधा 7। यही उत्तर है, यही उत्तर है, y का ही मान। आसान है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आता है और भूल होती है, इसलिए हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से आप हम सब देख लेते हैं कि क्या लफड़ा है इसमें। कि मान लीजिए एक रेखा AB है, ठीक ना, ठीक। कोई बिंदु है मान लीजिए T, वो इस बिंदु को m और n अनुपात में काट रही है। ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, y1 है, ठीक। और ये x2 है, ये y2 है, ठीक ना। और ये जो बिंदु है ये A और B m और n के अनुपात में काट रही है। ये A का निर्देशांक x1 y1 है, B का निर्देशांक x2 y2 है। तो जो ये इसका फार्मूला बनता है, साफ साफ से समझिएगा यहाँ पे कि क्या निकल के, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ये बिंदु का ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ y पूछा था कितना होगा, तो इसमें कुछ भी देकर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो दिया आपको जैसा भी आसान लगे, मान लीजिए आपको यहाँ से पकड़ना, आपको y से हल करना है, a से हल करना है, तो आपको x को हटा देना है यहाँ से, ठीक। या आपको y से हल करना है, x से हल करना है, तो x को हटा देना है यहाँ से। तो करेंगे क्या, इस m का गुणा, अगर मान लीजिए x हटाना है हमें, y से हल करना है, तो m का गुणा y में, m y2 प्लस n का गुणा y1 में, n y1, ठीक। और बटे वही अनुपात m प्लस n बराबर, क्योंकि y से हल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है, रेखा पे जो काट रहा है बिंदु, उसका मान कितना है, a है और b है। क्योंकि हम यहाँ b लेंगे, इसलिए b लेंगे बराबर b, क्योंकि हम y से हल कर रहे हैं। x से हल करते तो a लेते। यही है, सिंपल फंडा यही है। चलो अगले सवाल में देखते हैं। बिना पेन उठाए आप हल कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी सवाल हैं सब। दूसरा सवाल देखते हैं। एक सवाल है, आता है बहुत। देखिए एक समांतर श्रेणी है, AP है, समांतरों को उत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी से सवाल आता है। समांतर श्रेणी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है ना, तीसरा TH, और एक नौवां पद है। तीसरा पद और नौवां पद क्रमशः कितना दिया गया है, 8 और 11 दिया गया है। ये 8 दिया गया है, ये 11 दिया गया है। एक मिनट, 8 और 11 है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद और नौवां पद 8 और 11 दिया गया है। समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद 8 और 11 दिया गया है। 16वां पद क्या होगा बताइए तो। हाँ बताइए तो, 16वां पद क्या होगा। बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। देखिए ऐसे तो सूत्र है इसका, ऐसे तो सूत्र है, देख लीजिए। ये AP है समांतर श्रेणी, तीसरा पद 8 है, नौवां पद 11 है, 16वां पद कितना होगा। ये सूत्र होता है, एक सूत्र होता है कि अगर आपको TN ज्ञात करना है, कोई भी पद ज्ञात करना है, n कोई भी हो सकता है, तो A प्लस n माइनस 1 D, यही सूत्र होता है। जहाँ D सर्वांतर है, दो पदों का अंतर। n जितना पद का ज्ञात करना हो, A क्या है, पहला पद है, पहला पद, A पहला पद, n
जितने पदों का ज्ञात करना है, मान लिया 16वां पद का ज्ञात करना है तो यहाँ 16 होगा, 16 माइनस 1 15 होगा, और डी 2 पदों का अंतर होता है, डी गुणा कर देंगे आ जाएगा। लेकिन हम इस सवाल में देखते हैं इस आधार पे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत आसान, ऐसा समझिए, यहाँ पे बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इनका अंतर कितना आएगा, 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। इनका अंतर कितना आएगा, 8 3 11 3, तो ये डी सर्वांतर निकल के आएगा यहाँ पे 6 और ये 3 1/2। यहाँ पे जब मैं 1/2 से गुणा करूँगा तो ये 3 जो मिलेगा ना, तो ये जो 3 मिलेगा 1/2 डी सर्वांतर निकल के आएगा, डी सर्वांतर निकल गया। अब 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 आएगा, और 2 का गुणा 1/2 में कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, बराबर 8 कर दीजिए। 1 मिनट बता रहा हूँ। a + 1 बराबर 8, तो a बराबर 7, a बराबर 7 निकल गया, सर्वांतर d बराबर 2 निकल गया, 1/2। तो मन रख दीजिए 16वां पद पूछा जा रहा है ना, तो बस 7 + 16वां पद का मतलब 15, n-1 होता है ना, 16 - 1 15 और गुणे 1/2 ये, तो 7 7 14, 14.5 उत्तर निकल के आएगा। ये आसान है इसलिए क्योंकि ये टाइम लग गया बताने में। कैसे किया हमने, तीसरा पद जो है 8 दिया है और 9वां पद जो है कितना दिया है, 9वां पद 11 दिया है। आपसे 16वां पद पूछा जा रहा है। अब देखिए 16वां पद जो पूछा जा रहा है टी 16 पूछा जा रहा है, a + 16 - 1 n-1 डी होता है ना, n-1 डी होता है ना, Tn बराबर a + n-1 डी होता है। तो n 16 है, तो 16 - 1 होगा 15 और गुणे डी, तो आपको a निकालना है और d निकालना है, इसी पे समीकरण पे हल कर देना है, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो a और d निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। तो जो इसमें से घटा दीजिए 6 आएगा, इसमें से घटा दीजिए कितना आएगा, कितना आएगा, 8 3 11 3 आएगा। 6d का मान 3 है, तो d का मान कितना होगा, 1/2 होगा। ये d निकल के आता है जो घटाया जाता है सर्वांतर, क्योंकि सर्वांतर वही होता है जो घटता है, ठीक ना। ये होगा तो d निकल के कितना आया, 1/2, यहाँ से d निकल गया। अब देखिए कोई एक पे रख के, किसी एक पे रख के आप a निकाल लीजिए, क्योंकि ये तीसरा पद 8 है, ठीक ना। तो a + 3 - 1 और d, तो यहाँ पे 2, d 1/2 निकला है 1, तो a + 1 बराबर 8, ठीक ना। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया, अरे बोल रहा हूँ ना, a बराबर कितना हो गया, 7 और 1/2, d 1/2 आया, d 1/2 और a 7 आया। रख दीजिए उसी पर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक सवाल बहुत आता है, देख लीजिए कि रेखा y बराबर 3, ठीक, y बराबर 3 में ये रेखा है, बिल्कुल रेखा है, रेखा का समीकरण है। तो जो बिंदु दिया गया है 1 और 2 का इमेज ज्ञात कर लीजिए, इमेज प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। रेखा इतने में 1 और 2 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, कितना आएगा। अरे कुछ नहीं है, प्रतिबिंब निकालने के लिए ये y दिया गया है ना, y दिया गया है ना, ये देखिए y दिया गया है ना, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रतिबिंब का सूत्र होता है, प्रतिबिंब निकालने के लिए ये y प्लस, हमें प्रतिबिंब निकालने के लिए एक से मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो पता ही है 1 है और ये y ज्ञात करना है, 1 का प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए यहाँ पे देखिए y + 2 और बटे 2 बराबर, ये बिंदु कितना था, y बराबर समीकरण कितना था, y बराबर 3 था ना, तो बराबर 3 3 2 नहीं 6 -2 बराबर, तो y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा।
आ गया प्रतिबिंब, बस आ गया प्रतिबिंब। क्योंकि रेखा y बराबर 3 दिया था और बिंदु कितना दिया था, 1 और 2 दिया था। ये तो 2 होगा नहीं क्योंकि y यहाँ 3 है और ये 2 होगा नहीं, और 1 ये होगा क्योंकि हमें y पे निकालना है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, ये 1 फ्री में मिला है, ये 1 होगा। और ये y कितना होगा, इसका प्रतिबिंब कितना होगा, प्रतिबिंब पूछ रहा था इसलिए मैंने यहाँ y लिखा है, ठीक ना। तो वही है, तो y + 2, ये 2 यहाँ से हल किया जाएगा बटे 2 और बराबर ये 3 के, 3 2 9 6 और 6 में से 2 गया, ये जो निकल के आएगा y ना वही 4, तो इसका प्रतिबिंब 1 और 4 मिलेगा। यही ऐसा मिलता है। चलिए एक सवाल लगाइए, बहुत आसान सवाल है। ये त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है वो 90 है, ठीक ना, और कोण जो सी है वो 60 है। तो आपको ज्ञात करना है क्या, 1/√2 sec A, यही ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। अरे बी 90 दिया है, सी 60 दिया है, तो कितना होगा, 30 होगा। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, हाँ? अरे cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो सेक उल्टा होगा, 2/√3, ठीक ना, और 1/√2 दिया गया है यहाँ पे, तो कितना आएगा, 1/√2 दिया गया है, अब बटे सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, तो ये होगा 2/√6 उत्तर। आता है सवाल, आसान है, थोड़ा कठिन सा सवाल कर लेते हैं, थोड़ा रीजनिंग का सवाल कर लेते हैं, मैथ का रीजनिंग। देखिए साइन थीटा बराबर दिया गया है 20/29, तो हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है तो आसान, लेकिन लगाया नहीं जाता है ऐसे सवालों को। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक ऑप्शन है 29/21 और दूसरा ऑप्शन है 21/29, तीसरा ऑप्शन है 21/20 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 20 बटे, यही है चारों ऑप्शन, देख लीजिए। ऐसे सवालों को लगाया नहीं जाता, लगाएंगे टाइम बर्बाद होगा, साफ सी बात, सीधी में 100 में सीधी बात। देखिए क्योंकि कास और साइन में दोनों के हर में कर्ण मिलेगा, क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा, ये 29 तो यहाँ भी 29। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो होगा नहीं 20 है, ये तो होगा नहीं 21 है, ये 29 होगा, ठीक ना। और साइन में जो अंश है वो होता है लंब, साइन में जो अंश है वो लंब होता है, और कास में जो अंश है वो आधार होता है। तो ये 20 है ना, ये यहाँ पे तो 20 है ना, हाँ, तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, यही उत्तर होगा। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। एक आदमी है प्रवीण, ठीक ना, मैं सवाल बोल दे रहा हूँ। एक आदमी है प्रवीण, गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले हैं, गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले हैं, उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों का योग का 60% है। तो बताइए कि उसे विज्ञान में कितने अंक मिले हैं, हाँ? यही है प्रवीण, ये है मैथ और ये है साइंस। साइंस में जो उसके अंक मिले हैं, जो मैथ में उसके जो अंक मिले हैं, साइंस से 30 अंक ज़्यादा मिले हैं, यही कह रहा है। पहले मैं सवाल लिख रहा हूँ, इतना अंक ज़्यादा मिले हैं। अब ये कह रहा है कि गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। गणित में मिले अंक, गणित और विज्ञान, मैथ में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। ये देखिए, ये 60% है, ये 60% है, सोजा और ये 100% पे,
ठीक है ना, ये दोनों का 100% है। तो इसका सीधा सीधा मान निकल के आया 3/5। तो ये क्या है, ये 30 क्या है? क्या है 30? ये साइंस से जो अंक मिला है ना, साइंस में इसका जितना अंक मिला है ना, उससे 30 अंक ज़्यादा है ये मैथ में। तो हम 5 पे तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 सबका है, सबका सबका है, ठीक ना। तो पहले तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये क्रिस्टल क्लियर कीजिए कि पहले तो मैं यहाँ से ये निकाल लेता हूँ कि ये तो मैथ का है 3, ये 3 मैथ का है, क्लियर है। तो 5 में से 3 जब घटाऊँगा तो ये साइंस का आएगा, कितना? 2। और ये मैथ का जो 3 है 3, और ये साइंस का जो 2 है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए देखिए देखिए, यम बटे यस प्लस यम, ये कितना है? 3, और ये 5, इतना तो क्लियर था, ठीक ना। और जो मैथ का 3 है, ये मैथ 3 है, ठीक ना। साइंस कितना होगा? 2 होगा, 3 2 5, तभी तो ये 5 आएगा, ठीक। अब ये कह रहा है कि मैथ में जो अंक मिला है ना, वो साइंस के अंक से 30 अंक ज़्यादा मिला है। तो ये जो अंतर 1 है ना, ये 30 के बराबर है, ठीक ना। तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि विज्ञान में कितना अंक मिला। तो 1 का मान 30 है, तो विज्ञान कहाँ है? ये है साइंस। 3 दुनिया 60, तो साइंस में 60 नंबर मिले, यही है। इम्पोर्टेंट सवाल था, गलती होता है। चलिए, एक सवाल और लगाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आ गया एक सवाल, समांतर श्रेणी पे और लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। AP, देखिए इसमें कह रहा है जो तीसरा पद है ना, वो -13 दिया गया है। हाँ, अब आएगा मज़ा, -13 दिया गया है। और जो 8वां पद है ना, वो 2 दिया गया है, ठीक ना। तो आपको 14वां पद देना है, कितना होगा? बताइए बताइए बताइए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें से जब घटेगा तो 5 आएगा, इसमें से जब घटेगा तो 15 आएगा। अरे ये माइनस है, ये -13 है, इसमें से जो घटेगा तो 15 आएगा। तो ये 1 का मान 3 होगा, तो ये जो 3 निकल जाएगा ये D होता है। अब इसमें ए हमें निकालना है, 3 हो या 8 हो, 1 कम करके यही D से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कम कर दीजिए, यहीं पे कम कर दीजिए, इस 1 कम कीजिए 2 आएगा, और 2 का 3 में गुणा, 3 2 नहीं 6 आएगा, और 6 उधर जाएगा तो ये -13 में जुड़ेगा। -13 और -6, तो ये क्या निकल के आता है? ए निकल के आता है, ए। तो -19 क्या निकल के आया? ए बराबर -19 और D बराबर, ए बराबर -19 और D बराबर 3। अब रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14वां पद पूछ रहा है ना, 1 कम कर दीजिए 13, और 13 का D में गुणा कर दीजिए, 13 3 39। 1 मिनट, क्योंकि हमें पता है कि पहला पद जो निकल के आएगा ए प्लस 1 माइनस n-1D ना, क्योंकि हमें पता है जो पहला पद निकल के आया हमने निकाला है कि वो -19 है। और जो 14वां पद पूछ रहा है, 14 में से 1 कम कर दीजिए, 13, और D कितना है? 3, 13 3 39। जब घटेगा तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 20 आएगा। उत्तर, यही उत्तर है। इस तरीके से लगाइए, यहाँ इस तरीके से लगाना सीखिए, इस तरीके से, इस तरीके से। जब इसमें घटाया जाएगा तो D मिलता है, ठीक ना। यहाँ से घटाया जाएगा तो D मिलता है, क्योंकि 1 का मान निकालना है, तो जो 1 का मान होता है वो D होता है। तो यहाँ से 1 कम करके गुणा करके उधर घटा दीजिए तो A मिल जाएगा, तो आपको A मिल जाएगा, तो आपको A मिल जाएगा। फिर जो 14वां पूछा गया है, 15वां पूछा गया है, 1 कम करके D से गुणा कर दीजिए और उधर घटा दीजिए। नहीं तो आप कॉपी पेन लेके लगाइए, मुझे क्या करना है। भाई चलिए, एक सवाल और लगाइए, बढ़िया, यही लगाइए। cosec थीटा 17/8,
कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 15/8, रीजनिंग है ये। 15/17, ठीक ना, 8/15 और एक है 17/15। लगाएंगे तो उम्र बीत जाएगा। देखिए ये कौशिक है ना, कौशिक का जो अंश होता है वो कर्ण होता है, अंश कर्ण होता है। सीखिए पहले इसे, कौशिक का अंश कर्ण होता है। तो ये तो कर्ण तो नीचे होगा ना, आधार बटे कर्ण होता है, कौश आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ तो 17 आएगा, ठीक ना। और जो अंश होता है कौशिक का वो लंब होता है। 8 तो नहीं है, 17 कहाँ पे है? यही बस एक ही ऑप्शन है उत्तर। चलिए एक सवाल लगे, अच्छा सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि एक बिंदु T है जिसका निर्देशांक x और 0 है, ठीक ना, 0 है। एक बिंदु S है जिसका निर्देशांक 5 और 1 है, और एक बिंदु U है, ठीक ना, एक बिंदु U है जिसका निर्देशांक -1 और -2 है, -1 और -2 है, ठीक। इन्हीं बिंदुओं को जोड़ दिया गया है, ठीक। जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में काटता है ये T, यही बताइए। ये T है और ये यस है और ये U है। यस का निर्देशांक 5 और 1 है, U का निर्देशांक -2 और -1 है, T का निर्देशांक x और 0 है। तो ये बताइए कि किस अनुपात में काटेगा। ये यम और यन का मान बताना है आपको। ये यम और यन, ये T बिंदु है। आपको सब कुछ पता है, बताइए तुरंत बताइए। अरे कुछ नहीं करना है, मैं साफ से क्रिस्टल बना देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। लगाना नहीं है, पेन नहीं उठाना है। देखिए एक बिंदु यस है, एक बिंदु यू है, ठीक ना। जो यस का निर्देशांक है वो 5 और 1 है, और जो यू का निर्देशांक है ना वो -1 और -2 है। एक बिंदु टी है, टी जिसका निर्देशांक टी नहीं, टी यक्स और 0 है। यही पूछ रहा है कि जो बिंदु टी है इसको यू यस और यू को किस अनुपात में काटेगा। ये अनुपात ज्ञात करना है हमें। बताइए, कुछ नहीं करना, लैम्डा मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक। और क्योंकि सबसे देखिए आसान कौन है, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 है, तो हमें ऐसे कोई मतलब नहीं, हमें 0 पे निकाल देना है, कल धीरे 0 पे निकाल देना है, कोई जान ना पाए, ठीक ना। तो देखिए ए यस का -2 में गुणा तो -2 लैम्डा, ये लैम्डा है, ठीक ना, और प्लस 1 का 1 में गुणा 1 और बटे लैम्डा प्लस 1, ये सूत्र होता है, बराबर 0। इसे 0 पे निकाला जा रहा है ना, वह क्या बताया हमने, इसे 0 पे निकाला जा रहा है ना, ठीक ना। तो क्या हुआ, क्या निकल के आया, -2 लैम्डा और प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ये जाएगा इधर, 0 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 1/2, यही अनुपात निकल के आएगा। क्या अनुपात निकल के आएगा कि ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा और ये 2 मिलेगा। यही अनुपात निकल के आएगा कि यस है ना, ये यू है ना, ये टी है ना, टी और जो 0 है ना, और ये 5 और 1 जो दिया गया है, ये -1 और -2 दिया गया है ना, ये 1 मिलेगा और ये 2 मिलेगा। हमने निकाला अभी, इसे लैम्डा मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए। हमें देख लीजिए यहाँ पे 0 है, तुरंत 0 पे निकाल दीजिए, ख़त्म। तो ये इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा होता है, और बटे वही लैम्डा प्लस 1 बराबर 0 निकल जाएगा आसानी से। ये सूत्र क्या होता है देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए। एक बिंदु ए और बी है, इसी पर से सवाल आना है, फंसना है, लगाना है, फिर फंसना है। देखिए एक बिंदु है सी जिसका निर्देशांक ए और बी है। देख लीजिए कि फार्मूला बनता कैसा है। ये x1 और y1 है, ठीक ना, ये x2 और y2 है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसीलिए। और ये यम और यन के अनुपात में ये बांटता है। तो देखिए हमें सबसे
सबसे आसान आसान तरीका ढूंढना है कि यहाँ पे देखना है कि किससे आसान होगा। यहाँ किसी में एक में 0 दिया है ना, या कम से कम अंक दिया है, तो उसी पे लगा दीजिए। जैसे आप अगर बी पे लगाओगे, बी पे यहाँ पे लगाओगे ना, तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर दो, मन में ख़त्म कर दो, ठीक ना। और इसका गुणा इसमें वाई में, और यन का गुणा इसमें वाई में, ठीक ना। और बटे यम प्लस यन, यही देखिए, यम का गुणा y2 में, y2 और प्लस यन का गुणा y1 में, यन गुणे y1 बटे यम प्लस यन बराबर, हम लगा किस पे रहे हैं, y पे लगा रहे हैं। यहाँ पे y कितना है, b है, बराबर b। ये निकल के आया, ये यहाँ पे सूत्र कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए a पे लगाएं तो, अगर a पे लगाएं तो a, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना देता हूँ a और b। ये अगर मान लीजिए a b x1 y1, ये x2 y2, ये यम, ये यन, मान लीजिए a पे लगाएं तो ये y ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म। अब इसका गुणा इसमें और इसको गुणा इसमें, ठीक ना, और a पे लगाया जा रहा है, तो ये क्या आएगा, तो यम का x2 में, x2 और प्लस यन का x1 में, यन गुणे x1, ठीक। और बटे नीचे यम प्लस वन होगा, यम प्लस यन होगा, यम प्लस यन बराबर ए पे लगाया जा रहा ना, तो बराबर है, समझ गए ना। हाँ ठीक। अगला सवाल, एक सवाल और लगा दीजिए, बढ़िया। मस्त सवाल। ए एक काम के 1/3 भाग को 3 दिन में करता है, ठीक ना। बी, जल्दी से लगा, जल्दी से। बी एक काम का आधा भाग 9 दिन में करता है। तो बताइए जब ए और बी मिल जाएंगे तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। लगाइए। 1/3 काम, तो 1/3 काम, तो एक काम 3 तारीख का 9 दिन में, ये आधा काम 9 दिन में, तो पूरा काम 18 दिन में। जब एलसीएम निकाला जाएगा, ठीक, जब एलसीएम निकाला जाएगा, एक दिन का काम एक दिन में 9 करता है, बी एक दिन में 18 करता है। जब एलसीएम दोनों का निकाला जाएगा तो 18, ये 2 और ये 1, 3 छक 18, 3 दिन, 6 दिन में। उत्तर 6 दिन में। हाँ, एक सवाल बहुत अच्छा, अद्भुत। ए प्लस बी बराबर 4, ए बी बराबर -5। तो आपको याद करना है a घात 3 प्लस b घात 3। लगाइए। इसका सीधा फार्मूला होता है a प्लस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी ए प्लस बी। इसी पर रख दीजिए, आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात कुछ है ही नहीं, ठीक। देखिए तो कितना था, ये देखिए, ये जो हम यहाँ ए बी कितना दिया है, ए बी कितना दिया है 4 दिया है, और ए प्लस बी -5 दिया है। तो पहले तो यहाँ माइनस है, जब यहाँ पे गुणा ए बी के स्थान पे -5 लाएंगे तो 5 3 15 होगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब ये गुणे ए बी है ना, ए बी 4 4 15 चौका 64, हाँ 15 चौका 60। एक मिनट, ए है ए प्लस बी 4 दिया गया है, ए बी -5 दिया गया है, तो ए घात 3 बी घात 3 बराबर, ये फार्मूला होता है 3 ए बी ए प्लस बी, ठीक। ये 4 चौक 16 चौका 64 माइनस ए बी का मतलब -5 5 3 15 15 चौका 60, तो उत्तर 4 आएगा। ये बड़ी बात लगाना नहीं है, बड़ी बात इसको समझना है, इस फार्मूले को याद करना है। तो इसमें 2 फार्मूला है, एक पहला है ए घात 3 और बी घात 3 दिया गया है, जैसे आपको ए प्लस बी दे देगा। एक मिनट, बड़ी बात इसको समझना है फार्मूले के। ए घात 3 प्लस बी घात 3, ये तो एक बार ये पूछेगा आपसे, या तो एक बार पूछेगा घात 3 माइनस बी घात 3, ये तो ये पूछेगा। ध्यान देना, जब ये पूछेगा तो ए प्लस बी के घात 3 और माइनस, ठीक, ये माइनस होगा, ये देखिए, ये माइनस होगा, -3 ए बी प्लस, ठीक।
और जब ये पूछेगा ना तो प्लस कर देना, तो यहाँ पे प्लस कर देना। ये देखिए ये विपरीत चिन्ह, अगर प्लस पूछा जा रहा है तो माइनस कर देना, ठीक, माइनस कर देना, माइनस पूछा जा रहा है प्लस कर देना, जोड़ देना तो आएगा, तो निकल जाएगा। दोनों देख लीजिए फार्मूला, a घात 3 प्लस b घात 3, तो ये होता है क्या, a प्लस b की घात 3 और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यही ठीक है ना। a घात 3 माइनस b जब पूछा जाए तो a प्लस, ओह पांडुरंगा, a प्लस b, a प्लस b नहीं a माइनस b होगा तब यहाँ पे। a माइनस b की घात 3, अब यहाँ प्लस होगा 3ab, ab a माइनस b, ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए, इसी पे आएगा फार्मूला आसानी से। चलिए खत्म। चलिए एक सवाल और लगाइए प्रतिबिंब वाला। रेखा x बराबर -1 और बिंदु पॉइंट कितना है -2 और 5 का इमेज। आसान है, इमेज बताइए, इमेज बताइए। क्योंकि यक्स पे निकाला जा रहा है तो इमेज जो y मिलेगा ये तो 5 मिलेगा मुक्त में, ठीक है ना। और हमें x ज्ञात करना है, यही इमेज इसका निकल के आएगा, ठीक। तो ये तो x बराबर -1 दिया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जो x निकलेगा यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए, जो x निकलेगा, x और माइनस क्या दिया गया है, -2 है ये, x -2/2 बराबर -1, तो 2 एकम 2 -2 और x बराबर -2 + 2, 2 2 का ख़त्म, x बराबर 0, जो ये निकल के आएगा x बराबर 0, तो x बराबर 0 निकल के आया यहाँ पे, यही इसका प्रतिबिंब होगा। चलिए धन्यवाद, रखता हूँ।